भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस व्याख्यानमाला के 19वें व्याख्यान में मैं अपनी ओर से और वंदना संघ दीक्षा भूमि नागपुर की ओर से मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और सप्रेम जय भीम। आज के इस व्याख्यान का विषय है संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत संविधान का मसौदा और उस संबंध में मसौदा प्रस्तुत करते समय माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो व्याख्यान दिया उस व्याख्यान का भाग 2, क्योंकि पिछले रविवार को हमने उसी व्याख्यान के भाग 1 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान मसौदा समिति की ओर से संविधान का मसौदा संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि यह मसौदा 8 महीने तक लोगों की जानकारी के लिए उपलब्ध था। यह मसौदा प्रस्तुत करने से पहले ही सारे ही संविधान सभा के सदस्यों को उपलब्ध करवाया गया था और उनकी प्रतिक्रियाएं जानने का, उनकी आलोचनाओं को आमंत्रित करने का प्रयास किया गया था। आलोचनाएं की गई, कुछ आलोचनाएं ठीक भी थी, आलोचना होनी थी, परंतु बहुतांश आलोचनाएं जो कठोर आलोचनाएं कही जा सकती हैं वह आलोचनाएं मसौदे के मिसअंडरस्टैंडिंग पर या इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग पर आधारित थी। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने भाषण के आरंभ में ही कहते हैं कि मैं अपने इस भाषण में, मसौदा प्रस्तुति के भाषण में 2 बातों को स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो यह कि जब तक संविधान सभा के सदस्य बड़ी गंभीरता से, गहनता से इस संविधान के मसौदे का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक उन्हें इस संविधान के मसौदे में प्रस्तावित भारत के संविधान की विशेषताएं समझ में नहीं आ सकती। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, जैसा मैंने कहा है कि जो आलोचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं उनमें हमारे कुछ मित्र भी थे, हमारे आलोचक भी थे और इस संविधान के, प्रस्तावित संविधान के विरोधक भी थे, परंतु उनकी बहुतांश आलोचनाएं ये एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग पर या इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होने की वजह से मुझे 2 बातें अपने व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट करना जरूरी है, ऐसा लगता है। एक तो इस संविधान के, प्रस्तावित संविधान की विशेषताएं मैं आप लोगों को स्पष्ट करूं और दूसरी बात आलोचनाएं जो की गई है उस आलोचना का जवाब भी देना मैं चाहूँगा। तो इसलिए पहला भाग जो था वह संविधान, प्रस्तावित संविधान, अब मैं संविधान कहूँगा हर वक्त, प्रस्तावित संविधान नहीं कहूँगा, संविधान की जो विशेषताएं हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर। पिछले व्याख्यान में उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्टता से रखी थी, वह थी कि अमेरिका में लोकतंत्र है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, परंतु अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। बाबा साहब कहते हैं ये भी डेमोक्रेसी है, परंतु ब्रिटेन में जो डेमोक्रेसी है उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। अमेरिका की सिस्टम अध्यक्षीय लोकतांत्रिक प्रणाली कही जाती है, इंग्लैंड की सांसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली कही जाती है। और प्रस्तावित संविधान में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने यह कहा कि प्रस्तावित संविधान में मैं इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, सांसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसी को मैं
संविधान में रखना चाहता हूं और उसके कारण भी उन्होंने स्पष्ट किए। उन्होंने कहा था कि संविधान बनाते समय या कोई भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विचार करते समय दो बातों का विचार करना जरूरी होता है। एक तो एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारिणी का स्थायित्व, कार्यकारिणी मतलब भारत के संबंध में मंत्रिमंडल, अमेरिका के संबंध में अध्यक्ष का कार्यकाल का स्थायित्व और दूसरा लोगों के प्रति शासन का, प्रशासन का उत्तरदायित्व। डॉक्टर आम्बेडकर यह भी कहते हैं, पिछले व्याख्यान में मैंने इसका उल्लेख किया है, डॉक्टर आम्बेडकर यह भी कहते हैं कि आज तक मतलब 1948 तक ऐसी कोई भी लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित नहीं हुए जिसमें समसमान संतुलन प्रस्तापित हो स्थायित्व में और उत्तरदायित्व में। इसीलिए कोई भी एक प्रणाली चुनते समय बड़ी कठिनाई प्रस्तुत होती है। या तो स्थायित्व चुनिए तो उत्तरदायित्व कम होगा, उत्तरदायित्व चुनिए तो स्थायित्व कम होगा। ऐसी स्थिति में निर्णय करना बड़ा कठिन है। हम 2021 में हैं, परंतु 2021 तक भी ऐसी कोई भी लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित नहीं हो पाई है जिसमें स्थायित्व और उत्तरदायित्व यह दोनों गुण समान तरह से विद्यमान हो। मैंने यह भी कहा था पिछले व्याख्यान में कि हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का स्वीकार किया है, इसलिए नहीं किया है कि उसमें कोई दोष नहीं है, वो दोष विरहित है इसलिए नहीं किया है। मैंने यह भी स्पष्ट किया था कि लोकतांत्रिक प्रणाली में भी दोष है और अब वह दोष हम बड़ी तीव्रता से महसूस कर रहे हैं। जैसे पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 39% मत मिले। टोटल वोटिंग जो हुआ था उसके केवल 39% मत मिले। इसका अर्थ ये होता है कि 61% वोट, 61% वोट अगेंस्ट में थे। फिर भी बीजेपी थम्पिंग मेजॉरिटी से लोकसभा में निर्वाचित हुई। क्लेम करती है बीजेपी कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव लड़कर विजयी हुए हैं और इसीलिए हमें बहुमत प्राप्त है, हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए हम किसान आंदोलनकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि भारत के लोगों ने हमें बहुमत से चुना है। यह अब विचारवंत पॉलिटिकल साइंटिस्ट यह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि लोगों का अल्पसंख्यक समर्थन होने के बावजूद भी यदि लोकसभा में उस पक्ष को बहुमत प्राप्त होता है और उस बहुमत के चलते वह लोगों के जन आंदोलन की उपेक्षा करने का प्रयास करता है, तो क्या यह लोकशाही का दोष नहीं है? इस विचार पर लोग आ रहे हैं और शायद आगे चल के पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस पर विचार कर कुछ इस लोकतांत्रिक प्रणाली में कुछ नया सुझाव देने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहिए, हमें लोकतांत्रिक प्रणाली ही चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली क्यों चाहिए? क्योंकि हम डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं और 1919 साउथबरो समिति से लेकर तो संविधान के निर्माण तक निरंतर डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का पुरस्कार किया है क्योंकि उनकी मान्यता थी और है कि लोकतांत्रिक प्रणाली ही आम आदमी को सत्ता में भागीदारी का अवसर देती है। दुनिया में और कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं है कि जिसमें आम आदमी को सत्ता में भागीदारी मिले, आम आदमी को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के समान अवसर मिले। ऐसी अन्य कोई भी प्रणाली आज विद्यमान नहीं है। इसीलिए हमें लोकतंत्र चाहिए, परंतु समय के साथ साथ कुछ सुधार उसमें आवश्यक होते हैं, तो वह सुधार कर हमें लोकतंत्र चाहिए। परंतु वर्तमान शासन, वर्तमान बहुमत का पक्ष लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव जीतकर अल्पमतों से चुनाव जीतकर बहुमत में आने के बाद आज
लोकतांत्रिक गणराज्य ही समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। आज संविधान ही समाप्त करने के प्रयास हो रहे हैं, जिसके संबंध में फिर कभी विस्तार से बात की जा सकती है। और इसीलिए डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने कहा कि दोनों पद्धतियां, चाहे वो अध्यक्षीय प्रणाली हो चाहे वो सांसदीय प्रणाली हो, दोष है। परंतु फिर भी डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर कहते हैं कि मैंने प्रस्तावित संविधान में अधिक उत्तरदायी सांसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को चुना है और वही प्रणाली आज भारत में विद्यमान है। आज उस व्याख्यान के दूसरे भाग में हम देखेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह जानना समझना बहुत जरूरी है। फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का संघराज्यीय स्वरूप, संविधान का फेडरेशन संघराज्यीय स्वरूप, और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का एकात्मक स्वरूप। यूनिटरी को एकात्मक कहा जाता है और फेडरल को संघीय कहा जाता है। यह जानना आज जरूरी है, क्योंकि हमारा संविधान संघीय है परंतु साथ ही एकात्मक भी है। डॉक्टर आम्बेडकर आगे चलकर कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी संविधान नहीं है जो एक साथ संघीय भी है और एकात्मक भी है। इसीलिए भारत के संविधान की यह विशेषताएं जो दुनिया के किसी भी संविधान में उपलब्ध नहीं है, वह समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर तो संविधान निर्माता की सृजनशीलता का, क्रिएटिविटी का परिचय हमें प्राप्त होता है। अन्यथा हम कहते हैं कि हमने ब्रिटेन से तो सांसदीय प्रणाली ली है, उसमें नया क्या है? उसमें नया क्या है? नया यह है जो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर 4 नवंबर 1948 में और उसके बाद के भाषणों में हमारा संविधान दुनिया के संविधानों से अलग कैसे हैं, यह जब बताते हैं तो वही भारत के संविधान की माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत के संविधान की विशेषताएं कहलाती हैं। समानता के आधार पर हम तुलना नहीं कर सकते। जो अलग विशेषताएं होती है, जो डिफरेंस होता है, जो भेद होता है, जो अंतर होता है, उसी के आधार पर। और इसीलिए फेडरलिज्म समझना जरूरी है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन समझना जरूरी है। और ये दोनों की समझ जब आएगी तब हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का संविधान एक ही समय में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आज के संदर्भ में, आज के संबंध में फेडरल संघ राज्य को फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। संघ राज्य के समक्ष चुनौतियां उपस्थित हो रही है। हमारा देश, हमारा भारत, यह इंडियन यूनियन है, भारतीय संघराज्य है। इसका मतलब आगे चलकर हम विस्तार से बताएंगे कि केंद्र में शासन है जिसको संघ राज्य सरकार कहते हैं, और राज्य में शासन है उसको राज्य सरकार कहते हैं, और दोनों का मिलाकर संघ राज्य बनता है। परंतु आज राज्य की सरकारें, विशेषतः वह सरकारें जिनमें बीजेपी विरोधी पक्ष की सरकारें हैं, वह सरकार और केंद्र सरकार इसमें संघर्ष हो रहा है। फेडरेशन संकट में है। ऐसी स्थिति में इस संघर्ष को समझना है तो माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी का 4 नवंबर 1948 का भाषण समझना जरूरी है। दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार, पंजाब सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार, केरल सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार। यह जो संघर्ष दिखाई पड़ रहा है, इस संघर्ष के मूल में वर्तमान बीजेपी के शासन की नीयत खराब है, यह बात है।
नीयत उनकी यह है कि हम यूनिटरी स्टेट चाहते हैं, हम फेडरल स्टेट नहीं चाहते, हम फेडरल स्टेट नहीं चाहते। सारी जगह हमारा राज हो, सारे जगह बीजेपी शासन में आ जाए, सारे जगह हमारा कानून लागू हो जाए। जैसे कि आज विशेषज्ञ कहते हैं कि कृषि यह विषय राज्य का विषय है, केंद्र ने इसमें कानून नहीं बनाना चाहिए। केंद्र ने बना भी दिया और लागू भी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए पंजाब विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित किया कि हम लागू नहीं करेंगे। केरल विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित किया, हम लागू नहीं करेंगे। केरल विधानमंडल जब उसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाना चाह रहा था तो राज्यपाल अनुमति नहीं दे रहे थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त सदस्यों की सूची मिनिस्ट्री ने भेजने के बाद भी, मंत्रिमंडल ने भेजने के बाद भी उसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है बता नहीं रहे हैं। और यह बार बार संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति संविधान का अपमान कर रहे हैं। यह संकट है संविधान के सामने, यह संकट है लोकशाही गणराज्य के सामने। और इस संबंध में हमें समझना है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, और भारत का संविधान जिसे कहता है कि फेडरल और यूनिटरी दोनों है, तो वो क्या है यह जानने का प्रयास हम इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, लोकतांत्रिक संविधान दो प्रकार के होते हैं। टू प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दो मुख्य स्वरूप है संविधान के लोकतांत्रिक संविधान। एक को यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एकात्मक स्वरूप कहा जाता है, आगे हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संघात्मक स्वरूप। लोकतांत्रिक संविधान सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं, एक तो फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पर संविधान का एकात्मक स्वरूप होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहाँ पर सेंट्रल पॉलिटी सुप्रीम होती है। मतलब केंद्रीय सरकार यह सुप्रीम होती है, सर्वसत्ता संपन्न सरकार होती है। और राज्य के स्तर पर, प्रांतों के स्तर पर जो सरकारें होती हैं वह सब्सिडियरी स्टेट का गवर्नमेंट कहा जाता है, जिनका काम केवल केंद्र के आदेशों का पालन करना होता है। इसको कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं फिर से दोहराऊंगा, जहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पर सेंट्रल पॉलिटी मतलब केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शासन यह सुप्रीम होता है, उसकी सुप्रीमसी होती है और उनके ही कानून, उनके ही नियम, उनका ही शासन, उनके ही प्रशासन को प्रधानता दी जाती है। सब्सिडियरी स्टेट्स, सब्सिडियरी गवर्नमेंट्स होते हैं, द्वयम शासन व्यवस्था होती है, परंतु वह उनको सॉवरिनिटी नहीं होती, वह स्वायत्त नहीं होते। उनका काम क्या होता है? उनका काम सिर्फ केंद्र शासन के आदेशों का, निर्देशों का, कानूनों का, नियमों का पालन कर कर उस जगह पर शासन प्रशासन चलाना, इतना ही उनका काम होता है। और इसीलिए इस प्रकार के सरकार को यूनिटरी शासन कहलाते हैं। इसका मतलब नीचे शासन व्यवस्था नहीं होती, ऐसा नहीं है, वहाँ होती है, उसको सब्सिडियरी गवर्नमेंट कहते हैं। सब्सिडियरी का मतलब यह होता है कि उनको सॉवरिनिटी नहीं होती है, स्वायत्तता नहीं होती है, उनका काम केंद्र के आदेशों का पालन करना मात्र होता है। इसके विपरीत दूसरा जो फॉर्म है उसको संघात्मक संविधान कहा जाता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहाँ पर दो प्रकार के सत्ता केंद्र होते हैं और दोनों स्वायत्त होते हैं, दोनों स्वायत्त होते हैं, दोनों ऑटोनॉमस होते हैं, दोनों स्वायत्त होते हैं। जैसे केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य सरकार।
दो प्रकार की पॉलिटी, इसको ड्यूअल पॉलिटी कहा जाता है। इसको दोहरा सत्ता केंद्र, दो प्रकार के सत्ता केंद्र होते हैं और दोनों अपने आप में स्वायत्त होते हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था है, केंद्र में केंद्र शासन सर्वोपरि है और संविधान में जो सूचियां बनाई गई है उस सूची के अंतर्गत केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी ओर राज्य भी है, वह भी स्वायत्त है। कौन से क्षेत्र में? राज्य की सूची के क्षेत्र में स्वायत्त, और दोनों साथ साथ होते हैं। केंद्र और के साथ साथ राज्य भी स्वायत्त होते, ईच बीइंग सॉवरिन इन द फील्ड असाइन टू इट। संविधान ने उनका जो कार्यक्षेत्र निश्चित किया है, संविधान ने उनका जो कार्यक्षेत्र निर्धारित किया है, उस कार्यक्षेत्र में केंद्र स्वायत्त होता है अपने कार्यक्षेत्र में और राज्य भी स्वायत्त होता है अपने कार्यक्षेत्र में। और दोनों व्यवस्थाएं जब साथ साथ विद्यमान होती है तो इस प्रकार की व्यवस्था को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या फेडरेशन कहते हैं, संघ राज्य की व्यवस्था कहा जाता है। इसमें ड्यूअल पॉलिटी होती है, द्विराज्य व्यवस्था होती है और वो समांतर तो नहीं होती, साथ साथ होती है, कोऑपरेटिव होती है, साथ साथ चलने वाली होती है। भारत का संविधान, अब भारत के संविधान की विशेषताएं माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रखते हैं, स्पष्ट करते हैं। केंद्र में संघ राज्य होगा और राज्य के स्तर पर प्रादेशिक राज्य व्यवस्था होगी। है आज केंद्र में केंद्र शासन है, यहाँ पर केरल है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, यह राज्य शासन है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रभुता संपन्न होंगे, सॉवरीन होंगे, स्वायत्त होंगे। है राज्य अपने क्षेत्र में है, राज्य कहता है, राज्य महाराष्ट्र ने कहा कि हम सीबीआई को बिना हमारी अनुमति के राज्य में नहीं आने देंगे। तो राज्य क्यों कह सकता है ऐसा? इसलिए कह सकता है कि संविधान ने उन्हें यह स्वायत्तता दी, यह कहने का अधिकार दिया कि केंद्र सरकार को कह सकते हैं ये आपका कार्यक्षेत्र नहीं है, यह हमारा कार्यक्षेत्र है, इसका निर्णय हम ही करेंगे। केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु केंद्र का कोई कानून हो, इनकम टैक्स का केस हो तो ईडी का केस है, तो राज्य नहीं कह सकता कि हम ईडी को प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि वह ईडी जो है वह केंद्र के शासनाधीन है, राज्य के शासनाधीन नहीं है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो दोनों शासन अपने अपने क्षेत्र में प्रभुता संपन्न होते, और यह प्रभुता, यह स्वायत्तता, यह सॉवरेनिटी संविधान द्वारा दी होती है और संविधान में परिवर्तन कर ही बदली जा सकती है। संविधान ने गारंटी दी है कि आप सुप्रीम हो, आप भी सुप्रीम हो, अपने अपने फील्ड में दोनों में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। यदि दोनों संविधान का पालन करते हैं तो, यदि केंद्र संविधान का पालन नहीं करना चाहता और अतिक्रमण करना चाहता है राज्यों के अधिकारों पर, तो संघर्ष होना लाजमी है। वही संघर्ष हम आज देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जानबूझकर संविधान को न पालन करते हुए राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहा है, ऐसी राज्य की भावना हो गई है। सही या गलत इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, सही या गलत इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा, परंतु यदि फेडरल स्ट्रक्चर कायम रखना है तो बड़ा भाई इस नाते यदि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना यह केंद्र की जिम्मेदारी है। राज्यों को आश्वस्त करना कि आप स्वायत्त हो, आपके अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा केंद्र से, यह आश्वस्त करना केंद्र की जिम्मेदारी है। यदि केंद्र यह आश्वस्त नहीं करता, इस प्रकार से केंद्र हस्तक्षेप करता है, ऐसे राज्य की भावना बनती है, तो राज्य और केंद्र में संघर्ष होगा, जिसके चलते संघ राज्य में दरारें पैदा होगी, दरारें पैदा हो रही है। और इसके लिए
जिम्मेदार राज्य नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार वर्तमान केंद्र की सरकार है। इस संघ राज्य की व्यवस्था, यहाँ तक संघ राज्य की व्यवस्था अमेरिकी संघ राज्य से मिलती जुलती है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं यहाँ तक संघ राज्य की अवस्था अमेरिकी संघ राज्य से मिलती जुलती है। अमेरिकी संघ राज्य में भी केंद्र सरकार है, राज्य की सरकार है। वहाँ भी पेंसिल्वानिया जैसा स्टेट है, न्यूयॉर्क जैसा स्टेट है, केंटुकी जैसा स्टेट है, वहाँ लुइजियाना जैसा स्टेट है। और ये स्टेट है, भारत में भी केंद्र सरकार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है। दोनों व्यवस्थाओं में संघ सरकार केवल राज्यों का संघ नहीं है। दोनों व्यवस्थाओं में केवल राज्य का संघ नहीं है। राज्य का संघ इसका मतलब केंद्र प्रमुख और राज्य सब्सिडियरी, ऐसी बात नहीं है। राज्य भी अपने आप में स्वायत्त है। साथ ही साथ राज्यों की भूमिका केंद्र के आदेशों का पालन करना नहीं है। केवल राज्य केंद्र शासन की इकाइयां नहीं है, उनके भी अपने अधिकार है, उनकी भी अपनी स्वायत्तता है। और डॉक्टर अंबेडकर कहते यहाँ पर अमेरिकी संघ राज्य, अमेरिकन फेडरेशन और भारतीय संघ राज्य में समानताएं समाप्त हो जाती हैं। इसके आगे अमेरिकी संघ राज्य और भारतीय संघ राज्य में क्या असमानताएं हैं, वह बताने का प्रयास अब डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है। अमेरिकी पॉलिटिक का संघात्मक स्वरूप तथा प्रस्तावित भारतीय संविधान में संघात्मक स्वरूप में सुस्पष्ट अंतर है। दोनों में कुछ भेद है, उस भेद को डॉक्टर अंबेडकर रखना चाहते हैं। पहला भेद डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अमेरिकी शासन व्यवस्था या फेडरल गवर्नमेंट है, फिर भी सबसे बड़ा फर्क यह है कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सिटीजनशिप, सारे ही नागरिक केंद्र में अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं वह सारे ही अमेरिका के नागरिक हैं, परंतु साथ ही साथ जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के भी नागरिक होते हैं। राज्य की नागरिकता अलग से उनको प्राप्त है, इसीलिए इसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बात यह है कि अमेरिका में प्रत्येक अमेरिकी नागरिक दो प्रकार का नागरिक है। एक केंद्र द्वारा दी हुई नागरिकता, सेंट्रल सिटीजनशिप, और दूसरी स्टेट द्वारा दी हुई नागरिकता, स्टेट सिटीजनशिप। जैसे मैंने कहा पेंसिल्वानिया राज्य का वो नागरिक है, अमेरिका का भी नागरिक है और पेंसिल्वानिया का भी नागरिक है। इसको डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। राज्य के नागरिक का अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो राज्य अपने नागरिकों के प्रति अनुकूल भेदभाव कर सकता है। इसका मतलब पेंसिल्वानिया का कोई नागरिक है तो डकोटा का कोई नागरिक है तो उसके प्रति उसको कह सकता है कि भाई इस व्यापार में आपको अनुमति नहीं है मेरे राज्य में, मेरे राज्य का नागरिक ही यह व्यापार करेगा। पेंसिल्वानिया में राज्य की सेवाओं में मेरे ही राज्य के नागरिक नियुक्त किए जाएंगे। इसको हम कहते हैं राज्य के नागरिकों के प्रति अनुकूल भेदभाव। इसका अर्थ एक राज्य दूसरे राज्य के नागरिकों के प्रति प्रतिकूल भेदभाव कर सकता है और जिसमें केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसको कहते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको इस प्रकार से स्पष्ट करना चाहता है। एक बड़ा परिसर है, बड़ा भूभाग है, भूप्रदेश है, जिसमें एक बहुत बड़ी इमारत है, वो केंद्र सरकार है, और आजू बाजू छोटी छोटी इमारतें हैं, वह राज्य सरकारें हैं।
दोनों की भूमि एक है, दोनों एक ही भूभाग पर खड़े हैं, दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैं, परंतु दोनों का अस्तित्व भिन्न अलग अलग है, दोनों का अस्तित्व पृथक पृथक है। भूमि एक होने की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु इमारत अलग अलग होने की वजह से पृथक भी है। यह है अमेरिकन फेडरेशन, यह है आधारभूमि। राज्यों द्वारा, वहाँ पर अमेरिका में राज्यों द्वारा संघ राज्य की स्थापना की गई है। भारत में ऐसा नहीं हुआ है, वहाँ पर राज्यों द्वारा, वहाँ पर पहले संघ राज्य व्यवस्था नहीं थी। राज्य फिर एक जगह आए, उनको लगा कि हम लोगों को एक संघ राज्य की व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए, इसीलिए राज्यों ने एकत्रित बैठकर अपना एक संघ राज्य बनाया। जब इस प्रकार का संघ राज्य का निर्माण होता है तो राज्य अपने अधिकारों में से कुछ अधिकार संघ को देते हैं। यहाँ पर राज्यों ने अधिकार दिए, अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखकर बचे हुए अधिकार केंद्र को दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका में प्रत्येक राज्य को अपना अलग संविधान निर्माण करने का अधिकार है, अपना अलग संविधान निर्माण करने का अधिकार है। उसमें परिवर्तन करने का भी अधिकार है, और जिसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह अमेरिकन सिस्टम। मेरा ख्याल है कि अब इसको अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब आते हैं भारत के भारत में भी ड्यूअल पॉलिटी है, दोहरी शासन व्यवस्था है। केंद्र में केंद्र शासन है, राज्य में राज्य शासन है। इसको हम द्विमुखी व्यवस्था कहेंगे, ड्यूअल पॉलिटी है। परंतु भारत में एक ही नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, और वह केंद्र सरकार द्वारा दी हुई है। राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं है। क्यों? यह बाबा साहब को पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों भाई? इसीलिए कि भारत की परिस्थिति अमेरिका जैसी नहीं है। भारत में बहुत सारे विघटनवादी तत्व विद्यमान है। यदि दोहरी नागरिकता दी जाती, आज दोहरी नागरिकता नहीं होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश कहता है कि 70% हमारे राज्य की सेवाओं में 70% मध्य प्रदेश के ही लोग होंगे। कभी कभी महाराष्ट्र कहता है कि भूमि पुत्रों को हम प्राथमिकता देंगे। यह हमारे संविधान के विरोध में है, यह संविधान के खिलाफ। सिंगल सिटीजनशिप है। जब संविधान कहता है कि आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी बस सकते हो, आप कहीं भी निवास कर सकते हो, आप कहीं भी कोई भी रोजगार कर सकते हो, कहीं भी कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, और इस पर ऐसा होते हुए भी यदि कोई राज्य सरकार ये कहता है कि 80% हम स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में लेंगे, तो यह संविधान के विरोध में है, यह सिंगल सिटीजनशिप के विरोध में। अरे भाई, वो भी भारत का नागरिक है, आपका अपना लोकल आदमी भी भारत का नागरिक है। यदि सारे ही ऐसे कहने लग गए कि बिहार वाला कहने लगे कि महाराष्ट्र के लोगों को हम रोजगार नहीं देंगे, तो कैसे होगा? चलेगा यह देश एक संग रहेगा? ये देश तोड़ने वाली बात होती है। जब राज्य ऐसा भेदभाव करते हैं तो संविधान इसका विरोध करता है। भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। क्या महाराष्ट्र का संविधान अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है और केंद्र का अलग है? क्यों ऐसी व्यवस्था की डॉक्टर अंबेडकर ने? उनको भारत एक संघ रखना था, भारत एकात्म रखना था। इसीलिए तो राज्य का अलग संविधान नहीं बनने दिया गया। यहाँ पर राज्यों द्वारा संघ का निर्मित नहीं हुई है। संघ राज्य और राज्यों की निर्मित दोनों संविधान के माध्यम से हुई है।
समझ रहे हैं अमेरिका की सिस्टम और भारत की सिस्टम में अंतर। यहाँ संघ राज्य भी और राज्य सरकारें भी संविधान के माध्यम से निर्माण हुए। संघ ने राज्यों की निर्मित नहीं की है और राज्य ने संघ राज्य की निर्मित नहीं की है। संविधान में राज्यों की सूची दी है, ये राज्य होंगे और इन राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा, नया भूप्रदेश जोड़ना है तो कैसा जोड़ा जाएगा। सिक्किम बाद में जुड़ा हम लोगों को, सिक्किम जो है वह संविधान के निर्माण के बाद में जुड़ा। सिक्किम अलग देश था, सिक्किम अलग देश था जो बाद में जुड़ा हम लोगों को। तो यह सारी व्यवस्था संविधान में चलती है। दोनों को संविधान के ढांचे में ही काम करना होगा, दोनों संविधान के बाहर नहीं जा सकते। ना राज्य संविधान के बाहर जा सकता है, ना केंद्र संविधान के बाहर। और जब भी कोई बाहर जाने का प्रयास करता है तो संघर्ष शुरू हो जाता है। हम बिहारी को नहीं आने देंगे, बिहारी कहेगा कि हम महाराष्ट्र को नहीं आने देंगे, हिंदी प्रदेश, कैसे होगा? संघ नहीं कायम रहेगा। यह सिर्फ राज्यों का संघर्ष नहीं है, यह केंद्र और राज्य का संघर्ष नहीं है, यह संविधान के टूटने का संघर्ष है, यह देश के टूटने का संघर्ष है, यह राष्ट्र के टूटने का संघर्ष है। और कोई भी संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। यह है भारत की संघ राज्य व्यवस्था, यह है भारत की संघ राज्य व्यवस्था। जहाँ तक अमेरिकी संघ राज्य और प्रस्तावित संविधान में पुरस्कृत भारत के संघ राज्य की व्यवस्था है, इन दोनों में इस प्रकार की समानताएं पहले डॉक्टर आम्बेडकर ने बताई और बाद में अंतर भी बताया। इसके अतिरिक्त माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर कहते हैं कि भारतीय संघ राज्य जो संविधान में प्रस्तावित है उसमें और जो कुछ विशेषताएं हैं वह दुनिया के किसी भी संघ राज्य के संविधान में नहीं है। तो पहले डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने क्या बताया, अमेरिकी फेडरेशन और इंडियन फेडरेशन में क्या समानताएं हैं। बाद में डॉक्टर आम्बेडकर ने बताया कि अमेरिकी फेडरेशन और भारतीय फेडरेशन में क्या असमानता हैं। और अब डॉक्टर आम्बेडकर अपने भाषण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसी भी कुछ विशेषताएं भारत के संविधान में है जो दुनिया के किसी संविधान में नहीं है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, और वो विशेषताएं केवल भारतीय संघ राज्य की विशेषताएं हैं जो दुनिया के किसी भी संघ राज्य व्यवस्था में विद्यमान नहीं है। यह डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की क्रिएटिविटी, यह संविधान निर्माता की क्रिएटिविटी। ऐसे ही नहीं उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, उन्होंने जो दिया है हम भारत के लोग अपने आप को उसके लायक सिद्ध नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा संविधान टूट रहा है, हमारा संघ राज्य टूट रहा है, हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य टूट रहा है, क्योंकि संविधान निर्माताओं को उस समय की पीढ़ी को जो आने वाली पीढ़ियों से अपेक्षा थी उस पर आने वाली पीढ़ियां खरी नहीं उतरी है। जो विरासत हमें मिली वह विरासत भी यदि हम सुरक्षित नहीं रख पाए तो हमारे जैसे अपात्र लोग और कोई हो नहीं सकते। अमेरिका सहित अन्य राज्यों का संविधान, अन्य संघ राज्यों का संविधान है, उसको डॉक्टर आम्बेडकर कहते टाइट मोल्ड ऑफ फेडरेशन। यह बड़ा रिजिड होता है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। अमेरिका में भी अमेरिका के फेडरेशन में परिवर्तन नहीं है। राज्यों को अधिक अधिकार नहीं दिए जा सकते, केंद्र अपने अधीन अधिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं ले सकता। किसी भी अपने स्वरूप में किसी भी स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। वहाँ के फेडरेशन में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन संभव नहीं। क्यों परिवर्तन संभव नहीं है? इसलिए परिवर्तन संभव नहीं है कि उन्होंने अपने फेडरेशन को, संविधान को ही ऐसा बनाया है कि फेडरेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और उसमें वैधता बहुत अधिक है, लीगलिज्म बहुत है, रिजिडिटी एंड लीगलिज्म। अन्य फेडरेशन की दो विशेषताएं डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, रिजिडिटी
एंड लीगलिज्म। इसका अर्थ यह है कि बड़े ही आलोचकारी, अलौचिक, बड़े ही इन इलास्टिक संघ राज्य बने हुए, और उसमें कुछ भी करना हो तो बड़े कानूनी पेच आते हैं, बड़े कानूनी व्यवधान आते हैं, और इसके लिए करीब करीब वह स्ट्रक्चर जो है वह अपरिवर्तनीय बन गया। परंतु भारत के संविधान के बारे में कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, यह भारत के संविधान की विशेषता है। आवश्यकता के अनुसार भारत का संविधान संघ राज्य का संविधान होते हुए भी एकात्मक संविधान बन सकता है। यह विशेषता है भारत के संविधान। इसका मतलब भारत मूलतः भारत एक संघ राज्य होगा, पहले इसमें लिखा हुआ है। भारत संविधान के पहले एक कलम में लिखा है इंडिया विल बी ए फेडरेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन का उल्लेख वहाँ पर किया गया है। परंतु बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान यह भी कहता है कि आवश्यकता हो तो परिस्थिति के अनुसार संघ राज्य एकात्मक राज्य में भी परिवर्तित हो सकता है। इसका अर्थ यह कहते हैं कि सामान्य परिस्थिति में भारत फेडरेशन होगा, संघ राज्य होगा, परंतु असामान्य परिस्थिति है, जैसे बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, आगे भी युद्ध की संभावना बनी रहेगी, असाधारण परिस्थिति निर्माण हो सकती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी निर्माण हो सकती है। ऐसे स्थिति में जब इमरजेंसी आएगी, देश पर आपत्ति आती है, आपातकाल आता है, उसको निपटना है, तो उस परिस्थिति में भारतीय संघ राज्य को एकात्मक राज्य में परिवर्तित, एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसके लिए राष्ट्रपति को घोषणा करनी होगी कि देश में आपात स्थिति है, विदेशों का आक्रमण हो गया है, अंतर्गत अव्यवस्था निर्माण हो गई है, अंतर्गत आर्थिक आपातकाल निर्माण हो गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति घोषणा कर संघ राज्य के संविधान को एकात्मक संविधान में परिवर्तित कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत का संघ राज्य केंद्र को अधिक अधिकार प्रदान करता है। केंद्र को कुछ अधिकार संविधान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जब राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा करता है, तब भारत का संघीय संविधान एकात्मक संविधान में रूपांतरित होता है और केंद्र को 4 प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार यह होता है कि कोई भी विषय यदि राज्य के सूची में हो तो भी उस विषय के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त होता है। आपातकाल की स्थिति में जब आपातकाल घोषित किया जाता है, तब भारत का संविधान एकात्मक संविधान हो जाता है और केंद्र को 4 विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार यह होता है कि राज्य की सूची में जो विषय है, उस विषय में भी केंद्र कानून बना सकता है। दूसरा यह है कि केंद्र राज्यों को निर्देश देगा कि उन्होंने शासन प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, इसके निर्देश राज्यों को केंद्र से प्राप्त होंगे। जैसे युद्ध काल है, युद्ध काल में केंद्र राज्य को कह सकता है कि आप इतना अनाज यहाँ पर भेज दीजिए, आप इतना सहायता यहाँ पर भेज दीजिए। इस प्रकार के आदेश, शासन प्रशासन कैसे चलेगा, यह निर्देश आपातकाल में केंद्र राज्य को दे सकता है। तीसरा अधिकार केंद्र को यह प्राप्त होता है कि केंद्र यदि चाहे तो किसी भी राज्य में, किसी विशिष्ट राज्य में अपना प्राधिकारी, अपनी अथॉरिटी नियुक्त कर सकता है और उसको विशेष शक्ति प्रदान की जा सकती है। सेपरेट अथॉरिटी, केंद्र का कोई आएगा यहाँ पर और वो बैठेगा, जैसे राज्यपाल होगा, राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए जाएंगे और कहेंगे कि आप हमारी ओर से, केंद्र की ओर से यहाँ पर
शासन प्रशासन चलाइए और अंत में अर्थ संबंधी व्यवस्थाओं को स्थगित किया जा सकता है। आप यह कर नहीं लगाओगे, आप इस प्रकार का कराधान लगाओगे, यह खर्च नहीं करोगे, इस प्रकार की अर्थ संबंधी जो व्यवस्था है वह भी स्थगित करने का अधिकार। 4 अधिकार आपात स्थिति में केंद्र को प्राप्त होते। राज्य की सूची में जो विषय है उसमें कानून बनाने का अधिकार, शासन प्रशासन कैसे चले इसके निर्देश राज्य को देने का अधिकार, विशेष प्राधिकारी नियुक्त कर उसे विशेष शक्ति प्रदान कर शासन प्रशासन चलाने का अधिकार और अर्थ संबंधी स्थिति को स्थगित करने का अधिकार। इस प्रकार से अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावित भारतीय संविधान को इस प्रकार से एकात्मक शासन में परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। साधारणतया, जैसा डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था अपने भाषण में कि साधारणतया फेडरल गवर्नमेंट में इस प्रकार के परिवर्तन की संभावनाएं नहीं होती, क्योंकि रिजिडिटी एंड लीगलिज्म, इसका एग्जैक्ट अनुवाद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रिजिडिटी एंड लीगलिज्म। तो इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, यह डॉक्टर अंबेडकर बताना चाहते हैं। भारत के संविधान में यह दोष दूर करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं और उस प्रावधान में एक प्रावधान ऐसा भी है कि राज्य की सूची में समाविष्ट कुछ विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बोध गया के मंदिर के संबंध में कानून विद्यमान है, वह कानून बिहार विधानमंडल ने बनाया हुआ है। भंते सुरई ससाई जी के नेतृत्व में 1991 से लेकर तो आज तक आंदोलन चलता रहा है। अभी रास्ते पर का आंदोलन भले ही न हो रहा हो, परंतु भंते सुरई ससाई जी सर्वोच्च न्यायालय में आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं बोध गया को मुक्त करने का। मैं अधिकृत रूप से उनकी ओर से यह बयान दे रहा हूँ। 2010 तक, 1991 से लेकर तो 2010 तक भंते सुरई ससाई जी ने, हिज होलीनेस भंते सुरई ससाई जी ने रास्ते पर आंदोलन किया, निषेध जो भी करना था किया। उसके बाद में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही। हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसको हम कहते हैं कि मॉडल बोध गया एक्ट, बोध गया महाबोधि महाविहार एक्ट कहते हैं। उसमें हम केंद्र सरकार से अनुरोध किया है हमने कि केंद्र सरकार यह कानून बनाए, क्योंकि बिहार विधानमंडल यह कानून नहीं बनाएगा। क्योंकि संविधान में एक प्रावधान है जिसके चलते कोई ऐसे विषय जो केवल एक राज्य से संबंधित नहीं है, जो अनेक राज्यों से संबंधित है, या कोई ऐसा विषय है जो सारे भारत के लिए महत्व का है, उस विषय में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और इसीलिए हमने आर्टिकल 269 के अंतर्गत केंद्र सरकार को अनुरोध किया है कि आप बोध गया के संबंध में कानून बनाए। वह प्रावधान संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रखा है कि यदि कोई विषय अनेक राज्यों से संबंधित है तो उस पर कानून केंद्र बना सकता है, या कोई विषय ऐसा है कि जो सारे देश के लिए महत्व का है, उस पर भी केंद्र कानून बना सकता है। इसके बाद संविधान में संशोधन के भी व्यवस्था की गई है। यदि जरूरत हो तो केंद्र को अधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसके लिए संविधान में संशोधन भी किए जा सकते हैं। परंतु ऐसे संशोधन जो फेडरल स्टेट को प्रभावित करते हैं, केंद्र और राज्यों के संबंधों को प्रभावित करते हैं, ऐसे प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, परंतु उसी के साथ साथ 50% राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति भी जरूरी है। इस प्रकार का प्रावधान
संविधान में किया गया है। और इन प्रावधानों के चलते ही भारत का संघीय संविधान जरूरत के समय, आवश्यकता के समय यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, एकात्मक संविधान बन सकता है। और डॉक्टर अंबेडकर दावा करते हैं कि इस प्रकार का प्रावधान अन्य किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और बाद में किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था नहीं है, वह व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में की है। और वह व्यवस्था है फेडरेशन होते हुए भी सिंगल जुडिशियरी, एक ही न्याय व्यवस्था, और सारी ही न्याय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। इसीलिए तो सर्वोच्च न्यायालय का कानून सारे ही राज्यों में लागू होता है। इसीलिए तो किसी भी हाई कोर्ट का जजमेंट अन्य हाई कोर्ट में कोर्ट किया जाता है कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था या मुंबई हाई कोर्ट ने ये इसको कहते हैं सिंगल जुडिशियरी। सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय, उसके अधीन निचले न्यायालय, और इस प्रकार की सिंगल जुडिशियरी की व्यवस्था किसी भी फेडरल स्टेट में नहीं है। दूसरी प्रमुख कानून जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ फंडामेंटल लॉज, बेसिक लॉज जो है, जिसको हम दो प्रकार के कानून कहते हैं कि एक तो क्रिमिनल कानून और सिविल कानून, क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर। यह कानून सारे भारत में समान हैं। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया तो उसके लिए एक ही कानून है, सारे भारत में एक ही प्रकार का लागू होगा। कहीं भी बैंक का फ्रॉड होता है तो सारा एक ही कानून लागू होता है, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट हो, क्रिमिनल अपराध हो या सिविल अपराध हो, उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड एक ही है, राज्यों का अलग अलग नहीं है। और तीसरा, ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पहले इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था, आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा था। की पोजीशंस जो होती हैं वह की पोजीशंस आईएएस अधिकारी के जिम्मे होती है और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, इनका चयन केंद्र सरकार कहती है और सारे भारत से इस कैडर में लोग आते हैं। इसका स्वरूप अखिल भारतीय है, सेवा का चयन का स्वरूप अखिल भारतीय है, सेवा का स्वरूप भी अखिल भारतीय है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कॉमन ऑल इंडिया सर्विस टू मैन इम्पोर्टेंट पोस्ट, राज्य में हो या केंद्र में हो, महत्वपूर्ण स्थानों पर आईएएस अधिकारी होते हैं। राज्यों से केंद्र में जाते हैं, केंद्र से राज्य में आते हैं और इस प्रकार से सिंगल जुडिशियरी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फंडामेंटल लॉज, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, कॉमन सिविल सर्विस टू मैन द इम्पोर्टेंट। यह जो स्थिति है, यह जो व्यवस्था है, वह दुनिया के किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं है। मैं फिर से संक्षेप में उसको दोहराऊंगा। पहली बात तो यह कि हमारा संविधान आवश्यकता के अनुसार यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। सामान्य स्थिति में वह फेडरल रहेगा, परंतु ज़रूरत के समय यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। रिजिडिटी एंड लीगलिज्म कम करने के लिए संविधान में दो प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि जो विषय अनेक राज्यों से संबंधित है उसमें केंद्र कानून बना सकता है या राष्ट्र के महत्व के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। जब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगा तब केंद्र को 4 विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। पहला ये कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाना, दूसरा राज्यों को निर्देश देना कि शासन प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, तीसरा विशेष प्राधिकारी स्पेशल अथॉरिटी नियुक्त कर राज्यों का शासन प्रशासन चलाना और लास्ट में यह कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था को कुछ समय के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। और उसके बाद में
सिंगल जुडिशियरी है, सिंगल फंडामेंटल लॉज है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फंडामेंटल लॉज है और कॉमन ऑल इंडिया सिविल सर्विस है। यह भारत के संघ राज्य संविधान की विशेषताएं जो अन्य संविधानों में नहीं है। यहाँ पर यह विशेषताएं समाप्त होती हैं। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अब तक मैंने भारत के प्रस्तावित संविधान की विशेषताएं आपको बताई है। अब डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का शेष भाग कहता है कि अब डॉक्टर अंबेडकर आलोचनाओं का जवाब देना चाहते हैं और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आगे मैं अब आलोचनाओं का जवाब देना चाहूँगा। हम भी सुनेंगे कि कौन सी आलोचनाएं की गई थी और डॉक्टर अंबेडकर ने आलोचनाओं का क्या जवाब दिया। और इसीलिए अगला व्याख्यान भी संविधान मसौदा प्रस्तुति के समय 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो भाषण दिया, उस भाषण को अगले व्याख्यान में भी हम कंटिन्यू करेंगे और अगला व्याख्यान होगा 7 मार्च 2021 को अगला व्याख्यान होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपने सुना मुझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। फिर से एक बार आपको मंगल कामना, साधुवाद, विनम्र अभिवादन और सप्रेम जय भीम।